चलिए, स्वागत है आप सबका अपने इस व्याकरण में। हल संधि का प्रसंग चल रहा था और हल संधि में हमने कल जस्त्व और अनुनासिक संधि के बारे में बात की थी। तो जस्त्व संधि का मतलब था किसी भी व्यंजन वर्ण के जगह पर जस प्रत्याहार का वर्ण करना। और ये जस्त्व संधि दो स्थितियों में होती है, पदांत में भी और अपदांत में भी। तो पदांत में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ हो सकता है कि कोई पद बाद में रहे या न रहे, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि वह किसी विभक्ति में बना हुआ रूप होना चाहिए। केवल इतना सा मतलब है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा जगत शब्द है, तो जगत शब्द प्रथमा के एकवचन में बनता है, तो जगत शब्द पद हो गया। और पद में होने के कारण इसे अंत में तो जो है झल प्रत्याहार में है, उसको द कर देंगे तो जगत बन जाएगा। तो एक तो ये है कि जगत स्वतंत्र रहा, कोई भी शब्द नहीं था, तब भी आपने त को द कर दिया। दूसरी जगह हम देख रहे हैं कि जगत के पास बाद में ईश पद है, तो जगत के बाद ईश पद है, तब भी हम देख रहे हैं कि दोनों पद अलग अलग प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब यहाँ जगत पदांत है, तो को द में बदल दिए तो आगे से जाके मिलके जगदीश बन गया। अब बताओ, दूसरा जो जस्त करने का था वो कह रहा था अपदांत में होगा, तो झल के बाद में झस प्रत्याहार का वर्ण होने पर विधान किया था अवगतम, जिसके सारे उदाहरण आपने देखे थे। इसके बाद में हमने दूसरी संधि ली थी अनुनासिक संधि, और अनुनासिक संधि में भी हमने दो स्थिति देखी थी। तो उसमें ध्यान क्या रखना है कि यर के स्थान में अनुनासिक होगा। पहली शर्त तो यह है कि यर के स्थान में होगा, यर प्रत्याहार का जो वर्ण होगा उसके स्थान में ही अनुनासिक होगा। वो कब होगा, तो उसमें कहा अनुनासिक बाद में होने पर। तो अनुनासिक बाद में होने पर होगा तो चाहे वो प्रत्यय हो चाहे कोई भी शब्द हो, प्रत्यय के अलावा बाद में अनुनासिक चाहिए, तो वो काम अनुनासिक वर्ण विकल्प से होगा। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अब उसमें हमने एतन मुरारी एतद मुरारी ये सारे प्रयोग बना लिए थे, लेकिन उसी में विशेष नियम आया था कि भाई आपने जो कहा यरो अनुनासिके अनुनासिको वासे, अनुनासिक वर्ण बाद में रहने पर विकल्प से होगा, तो उसके लिए विशेष विधान किया कि नहीं, यदि अनुनासिक प्रत्यय बाद में हो तो वह अनुनासिक संधि नित्य होगा। तो हमने देखा तन्मात्रम, चिन्मयम इत्यादि, वांगमयम इत्यादि सारे प्रयोग बन गए थे। इस तरह से अनुनासिक संधि का प्रसंग हमारा पूर्ण हुआ था। अब इसके बाद में इस प्रकरण का एक महत्वपूर्ण संधि है जिसका उदाहरण परीक्षा में कई बार पूछ देता है। तो वो सूत्र है वो संधि है पूर्व सवर्ण संधि। पूर्व सवर्ण संधि। अब इस पूर्व सवर्ण संधि को थोड़ा सा वही पहले शब्द के आधार पर अर्थ दिमाग में रख लीजिए कि पूर्व माने पहला। तो संधि करेंगे तो दो वर्णों को लेकर के करेंगे, तो पहला जो वर्ण होगा उसी को हम पूर्व वर्ण कहते हैं, पहले जो होगा, और एक बाद में होगा। तो पूर्व वर्ण जो भी होगा उसका सवर्णी वर्ण, साथी वर्ण बाद में जो रहेगा उसके जगह पर हमको करना है। अवगतम। तो पहले वाले वर्ण का बाद वाले वर्ण की जगह पर
सवर्णी वर्ण कर देना। पहले का सवर्णी वर्ण बाद वाले की जगह पर करना है। अवगतम। तो ये बताने वाला हमारा पहला नियम है झयो हो अन्यतरस्याम। झयो हो अन्यतरस्याम। तो यहाँ ये एक चीज़ ध्यान रखने की है। क्या ध्यान रखेंगे कि यहाँ स्थिति ये है कि हम एक एक वर्ण को लेकर के काम कर रहे हैं। तो एक वर्ण क्या है हमारा कि ह को पूर्व सवर्ण करने जा रहे हैं। तो इसीलिए बिल्कुल ह वर्ण का पूर्व सवर्ण कहाँ होगा ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका उदाहरण अधिकतर परीक्षा में पूछता है। ह वर्ण का पूर्व सवर्ण वर्ण होना, ह वर्ण का पूर्व सवर्ण। तो ह जो अक्षर है इसको हमें करना है पूर्व सवर्ण। अब इसका मतलब ध्यान में रखिए कि पूर्व सवर्ण जो होगा ये ह के स्थान में होगा। तो अब इस ह से पहले जो वर्ण होगा, पहले जो वर्ण होगा तो पहले का सवर्णी वर्ण ह की जगह पर। अवगतम। पहले वर्ण का सवर्णी वर्ण होगा ह की जगह। तो हमें अभी पूर्व सवर्ण संधि में इस प्रकरण में विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि ह के जगह पर पूर्व सवर्ण क्या होगा। मूल जो सूत्र हम पढ़ाने जा रहे हैं इसका मूल तात्पर्य है ह को पूर्व सवर्ण करना। अवगतम। तो इसको बताने के लिए हमारे पास सूत्र जो है वो है झयः हः। तो झयो हो जो है उसको अलग अलग करके हम लिख देते हैं झया हः अन्यतरस्याम, अन्यतरस्याम। अब ध्यान दीजिए व्याकरण में क्या है कि 3 शब्द है। एक है वा जिसका मतलब है विकल्प। किसी भी सूत्र में वा रहे इसका मतलब विकल्प से काम होगा। एक शब्द है अन्यतरस्याम, इसका भी मतलब है विकल्प से काम होगा। और एक शब्द है विभाषा, इसका भी मतलब काम विकल्प से होगा। इसी तरह से एक शब्द है बहुलम। तो ये 4 शब्द जो है इसका कुछ विशेष प्रयोजन है इसीलिए अलग अलग बताया, लेकिन सब में विकल्प से काम होगा। तो कहीं भी व्याकरण में वा रहे, बहुलम रहे, विभाषा रहे, अन्यतरस्याम रहे तो समझेंगे कि काम विकल्प से होगा। अब इस सूत्र में झयः जो है ये पंचमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। झय प्रत्याहार है, हलंत है। और हमने कहा था कि पंचमी षष्ठी में हलंत शब्द को क्या करना है अह लगा करके प्रयोग करना है अंत में। तो झयः जो है ये क्या है पंचमी में। तो पंचमी होने के कारण अर्थ करेंगे झय के बाद, झय के बाद। तो झय क्या चीज़ है हमारे पास प्रत्याहार है। तो अब ध्यान रखिएगा ये प्रत्याहार सब परीक्षा में पूछता है कि झय प्रत्याहारे कति वर्णाः, झय प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं। तो झय प्रत्याहार कैसे बनेगा, झभय के झ से लेकर के और कपय के य तक, मतलब वर्ग का चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम अक्षर ये झय में आएगा। झभय घडधस, जब घडधस, खप छट थ चट तब कपय। तो झ से लेकर के झभय के झ से लेकर कपय के य तक के जितने भी वर्ण होंगे वो वर्ण आपके झय में आएंगे। अवगतम। समझ में आ रही बात। अब ध्यान देना है ये कि इस झय प्रत्याहार के बाद यदि ह अक्षर रहता है तो इस ह अक्षर के स्थान पर पूर्व सवर्ण आदेश होता है। अवगतम। अब इसमें ये जो हमने अर्थ किया इसी अर्थ से हमको ये समझना है
कि सूत्र में पूर्व सवर्ण शब्द की अनुवृत्ति आ रही है, पूर्व सवर्ण संधि की अनुवृत्ति आ रही है, क्योंकि सूत्र में पूर्व सवर्ण नहीं लिखा है। अवगतम। अब जरा ध्यान दीजिए कि हम उदाहरण से समझें कि जैसे प्रयोग है हमारे पास वाक धन हरि, वाक धन हरि। अवगतम। अब हम जो व्याकरण पढ़े हैं उस नियम से पहले हमको ध्यान में रखना चाहिए, उदाहरण देख करके कि जो हमने पढ़ा है क्या उस नियम की प्रवृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही। तो वाक शब्द जो है हमने कहा कि जहाँ लगे कि दोनों शब्द अलग अलग प्रयोग हो सकता है, इसका मतलब वो पदांत है। यहाँ वाक शब्द भी हम अलग से बोलते हैं, हरि शब्द भी हम अलग से बोलते हैं, इसका मतलब दोनों पदांत, दोनों अलग अलग पद है। अब दोनों अलग अलग पद है तो वाक में जो क है ये पद के अंत में आ गया, और पद के अंत में आ गया तो ये क जो है ये झल प्रत्याहार में आता है। तो झल प्रत्याहार में आता है तो इसलिए इसका परिवर्तन सबसे पहले क्या होगा, पदांत को मान करके झलाम जसूनते सूत्र से क ग में बदलेगा, क्योंकि पहला जो वर्ण है वो तृतीय में बदल जाएगा। तो स्थिति क्या हो गई, वा ग प्लस हरि। अवगतम। अब ये जो वाग प्लस हरि है, यहाँ देखिए पूर्व में वर्ण कौन है, ग, आगे बाद में वर्ण कौन है, ह। तो यहाँ हमें झयो हूँ अन्यतरस्याम सूत्र कहा कि झय प्रत्याहार के बाद में यदि ह वर्ण हो तो उसको पूर्व सवर्ण होगा। तो झय प्रत्याहार यहाँ कौन है, ग। ग देखिए झय प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता। झवाएँ के झ से लेकर के कपय के य तक में जब झय प्रत्याहार है तो उसी बीच में कौन आ गया, झभय घड़ धस जब गढ़ दस, तो ग वर्ण आ गया। तो झय प्रत्याहार का वर्ण कौन हो गया, ग। उसके बाद में वर्ण कौन है, ह, है ना। अब इस ह के जगह हम पूर्व सवर्ण करेंगे, मैंने पूर्व में वर्ण कौन है, ग, उसका सवर्णी करेंगे। तो अब यहीं एक दिक्कत आती है जो हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ाया था, और आपको याद होगा कि यहाँ हम पूर्व सवर्णी करेंगे। तो पूर्व का सवर्णी वर्ण तो तब होगा जब दोनों का, पूर्व का और पहले बाद वाले का सवर्ण कहीं मिलता हो, सवर्ण संज्ञा हो, तभी तो सवर्णी वर्ण होगा। अब सवर्ण संज्ञा जिसकी होती है उसके लिए आपने कहा था तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। उस सूत्र ने कहा था कि जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न मिलता हो उसकी सवर्ण संज्ञा होगी। अब यहाँ जो ग है इसका भी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, अकुह, तो क वर्ग में आ गया इसीलिए क्या है, कंठ। और ह का भी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। तो दोनों का उच्चारण स्थान मिल गया। अब केवल उच्चारण स्थान मिलने से ही तो सवर्ण संज्ञा होगी नहीं, आभ्यंतर प्रयत्न भी मिलना चाहिए। तो आभ्यंतर प्रयत्न जब हम देखते हैं तो क चूँकि स्पर्श वर्ण है, 25 वर्ण स्पर्श कहलाता है, तो स्पर्श वर्ण जो होता है उसका आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट प्रयत्न होता है। तो ग का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, स्पृष्ट। और ह जो है ये ऊष्म वर्ण है, और ऊष्म वर्ण जो है शल प्रत्याहार में आता है, और शल प्रत्याहार के वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न होता है ईषद विवृत। ईषद विवृत ऊष्माना, मैंने ऊष्म वर्ण का प्रयत्न कौन होगा, ईषद विवृत। तो अब क्या हुआ कि ग का आभ्यंतर प्रयत्न हो गया आपका स्पृष्ट, ह का आभ्यंतर प्रयत्न हो गया ईषद विवृत। तो प्रयत्न भेद हो गया। अब प्रयत्न भेद हो गया तो सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। तो हम जब सवर्ण संज्ञा ही नहीं हो सकती है ग और ह की,
तो पूर्व का सवर्णी वर्ण कैसे करेंगे? अवगतम। तो इसलिए हमने आपको प्रारंभ में अत्संधि संज्ञा प्रकरण में ये कहा था कि ध्यान दीजिए कि कई जगह ऐसी स्थिति आती है जहाँ आभ्यंतर प्रयत्न नहीं मिलता है। तो ऐसी जो विकट परिस्थिति जब आती है, आपातकाल की स्थिति, उस स्थिति में हम देखते हैं कि बाह्य प्रयत्न मिलता है कि नहीं मिलता है, और इसीलिए बाह्य प्रयत्न की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ बाह्य प्रयत्न हम मिला के जब देखते हैं तो ह का कवर्ग के जो वर्ण हैं उसके साथ में सवर्णी वर्ण होता है वर्ग का चौथा अक्षर हमेशा। तो अब जरा एक सूत्र दिमाग में ध्यान रख लीजिए, एक नियम दिमाग में ध्यान रखिए कि इसका मतलब ये तय हुआ कि ह से पहले जो वर्ण होगा उसका चौथा वर्ण ह के जगह हो जाएगा, चौथा वर्ण ही सवर्णी बनेगा। अवगतम। चौथा वर्ण ही सवर्णी बनेगा, कारण कि हम वहाँ पढ़े हैं वर्गानाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणः। वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर और सल प्रत्याहार का वर्ण क्या होता है? महाप्राण। अवगतम। तो इसका महाप्राण भी है और हस प्रत्याहार के वर्ण का भी। तो इसका मतलब ये यहाँ दोनों की अत्यंत नज़दीकी है चतुर्थ वर्ण के साथ। तो हम ज़्यादा, क्योंकि आपको बाह्य प्रयत्न में अभी ले नहीं जाना चाहते, सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, तो फिर उलझन हो सकती है। इसीलिए केवल संक्षेप में इतना समझिए कि पूर्व में जो वर्ण रहेगा उसका चौथा अक्षर ह को हो जाएगा। तो पूर्व में वर्ण कौन है? ग। तो इस ग का चौथा वर्ण कवर्ग का घ हो जाएगा। तो अब ह की जगह परिवर्तन क्या हो गया? घ। तो जाके मिल जाएगा क्या? वाग्घरी। तो वाग्घरी जो है, अब इसका मतलब आप हमेशा के लिए एक उदाहरण से अन्य उदाहरण को भी समझने का प्रयास कीजिए। क्या करना है कि यदि आपको तृतीय और चतुर्थ वर्ण एक साथ दिखे, नहीं समझ में आ रही बात, तो समझ जाइए कि यहाँ प्रायः ह था बाद में जो चतुर्थ में बदला है, और वो ह पूर्व का सवर्णी होगा। तो जहाँ कहीं भी बात समझ रहे हैं कि यदि तृतीय और चतुर्थ वर्ण एक ही वर्ग का हो, तृतीय और चतुर्थ वर्ण एक ही वर्ग का हो, इसका मतलब क्या है? यहाँ पूर्व सवर्ण हुआ है। तो वाग्हरी में तृतीय वर्ण कवर्ग का कौन है? ग। उसके बाद में चतुर्थ वर्ण है कवर्ग का ही घ। तो प्रयोग बन गया वाग्घरी। अब उदाहरण के तौर पे दूसरा उदाहरण देखिए। हमने कहा मान लीजिए तद प्लस हितम, या मान लीजिए संधि विच्छेद दे दिया तत् प्लस हितम। तो तत् भी रहेगा तो पहले आप झलाम जो सुनते से द में बदलेंगे। तो तद प्लस हितम ये स्थिति है। अब यहाँ तृतीय वर्ण कौन है? द। आगे वर्ण कौन है? ह। तो अब यहाँ भी झय प्रत्याहार में द वर्ण आ गया, तो उसको हमको उसके आधार पर उसी का सवर्णी वर्ण ह के जगह करना है। तो यहाँ चूँकि तवर्ग में द है, इसीलिए ह के जगह तवर्ग का ही चौथा अक्षर करेंगे। तो तवर्ग का चौथा अक्षर करेंगे तो ह किस में बदल जाएगा? ध में। ह किस में बदल जाएगा? ध में। तो ध में बदल जाएगा तो स्थिति क्या बन जाएगी? तद प्लस हितम बराबर तद्धितम। अवगतम भाई? तद प्लस हितम ये स्थिति है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? द जो है तृतीय वर्ण है, उसका चौथा वर्ण हो जाएगा, तो क्या बनेगा? तद्धितम। इसी तरह से मान लीजिए हमने छोटा शब्द दे दिया तत् प्लस ही। तत् प्लस ही तो द में बदलेगा, तो तद प्लस ही और ह को ध में बदलेंगे तो क्या प्रयोग हो जाएगा? तद्धि। हमने कहा जगत प्लस हितम, तो जगत में क्या है? त। आगे क्या है? हितम में ह, तो द में बदलेगा, क्या बनेगा? जगद्धितम। हमने कहा अब संधि विच्छेद करो, इसी तरह से दिमाग में रख करके उद्धर्ष, उद्धर्ष का संधि विच्छेद करो।
तो उद्धर्ष में देखते हैं क्या लिखा है, द ध, तो द ध है, इसका मतलब ध जो है ह के जगह चेंज हुआ है, तो ह लगा करके यदि प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, हर्ष, और इधर क्या बनेगा, उद, तो उद प्लस हर्ष बराबर उद्धर्ष। अवगतम। इसी तरह से हमने कहा कि कहीं भी स्थिति ये बनती है यदि तृतीय और चतुर्थ वर्ण एक साथ दिखाई दे तो समझ जाइए यहाँ ह को पूर्व सवर्ण हुआ है। अवगतम। तो पूर्व सवर्ण संधि का एक आपके पास प्रमुख सूत्र यही है, झयो हो अन्यतरस्या। अवगतम। यद्यपि इसी तरह से पूर्व सवर्ण का एक उदाहरण व्याकरण में और भी चलता है और वो प्रयोग होता है उत्थानम। तो यद्यपि आपके इस सामने जो लिखा हुआ है उसमें ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उत्थानम एक प्रयोग आता है, यहाँ भी पूर्व सवर्ण होता है। चूँकि प्रयोग कम से कम ध्यान रखिए। तो उत्थानम स्थिति में क्या होती है कि सामान्य रूप से हम आपको बता दें कि उत्थानम ये प्रयोग में, यहाँ ध्यान दीजिए कि प्रयोग केवल आप ध्यान रखें, प्रयोग स्थिति है उद प्लस स्थानम। उद प्लस स्थानम ये शब्द है ना, और इसका हम प्रयोग बनाते हैं उत्थानम, ये प्रयोग बनाते हैं। तो हमने आपको इसलिए दिया कि ये चूँकि ये प्रयोग प्रसिद्ध है और कभी भी उत्थानम ये प्रयोग आपको यदि परीक्षा में पूछता है तो उसको आपको क्या करना है, संधि विच्छेद उद प्लस स्थानम करना है। तो यहाँ इस प्रयोग में स को पूर्व सवर्ण हुआ है। अवगतम। तो स को जो पूर्व सवर्ण हुआ है तो वो पूर्व का सवर्णी वर्ण यहाँ भी हम मिला करके, समझ आ रही बात कि नहीं, कि बाह्य प्रयत्न मिला करके हम सीधा सीधा समझ लें कि स को पूर्व सवर्ण थ करते हैं और थ फिर त में बदलता है, जो हम चर्त में पढ़ाएंगे आगे। तो यहाँ स्थानम का जो स है उस स को हमने थ में बदला, और थ जब हुआ तो स्थिति बनी उ द थ थानम, उ द थ थानम। और फिर इसके बाद में पहला वाला जो थ है वो भी त में बदलता है और उद का जो द है वो भी त में बदलता है, इसीलिए इसका प्रयोग होता है उत्थानम। अवगतम। अब इस उत्थानम को हम जब संधि करते हैं तो उसको संधि करने वाला हमारा सूत्र है, जो केवल याद रखने के लिए ऐसे ही बता देता हूँ, उदस्थास्तंभो पूर्वस्य, उदस्थास्तंभो पूर्वस्य, ये सूत्र है। आपको केवल ये सूत्र ध्यान रखना है। ये दो शब्द को करता है पूर्व सवर्ण उद के बाद, तो एक स्था शब्द है और एक स्तंभ शब्द है। तो स्था और स्तंभ, तो उदस्था स्तंभो पूर्वस्य का इसका अर्थ क्या कर लेना है आपको कि उद के बाद स्था और स्तंभ रहने पर पूर्व स को पूर्व सवर्ण होता है। प्रयोग उत्थानम, उत्तंभनम, ये प्रयोग बनता है। तो चूंकि यहाँ भी पूर्व सवर्ण हुआ है, पूर्व सवर्ण संधि हम पढ़ रहे हैं, तो यह भी उदाहरण हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है और प्रसिद्ध प्रयोग है। इसीलिए कम से कम ये ध्यान रखें कि उत्थानम ये प्रयोग, यदि उत्थानम ने उठना, तो उत्थानम यह जो प्रयोग है इसमें कोई पूछे कौन सी संधि, तो पूर्व सवर्ण संधि। किस सूत्र से संधि, उदस्था स्तंभो पूर्वस्य, इस सूत्र से संधि पूर्व सवर्ण। किसको पूर्व सवर्ण हुआ है, स को हुआ है। तो सीधा सीधा हम इस तरीके से कि उदः स्था स्तंभो
पूर्वस्य, ये भी सूत्र पूर्व सवर्ण करता है। ये उद के बाद स्था और स्तंभ के सकार को करता है। यहाँ पूर्व सवर्ण हम थ करते हैं और थ त में बदलता है, तो उत्थानम ये प्रयोग बनता है। अवगतम। तो इस तरह से हमने अभी तक प्रायः 6 संधियों के बारे में हल संधि में हमने देखा। अब 5 कौन कौन हमने पहला संधि पढ़ा श्चुत्व संधि, दूसरा पढ़ा ष्टुत्व संधि, तीसरा पढ़ा जस्त्व संधि, चौथा पढ़ा अनुनासिक संधि और 5वां पढ़ा पूर्व सवर्ण संधि। अवगतम। अब एक संधि है, 5 संधि अभी तक पढ़ लिए। तो जैसे पूर्व सवर्ण संधि होती है, इसी तरह से एक संधि है पर सवर्ण संधि। क्या संधि है? पर सवर्ण संधि। अब ये जो पर सवर्ण संधि है, इस संधि में हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अवगतम। तो पर सवर्ण का भी मतलब क्या हुआ? पर बने बाद वाले का सवर्णी वर्ण होना। तो बाद वाले का सवर्णी वर्ण किसके जगह होगा? पूर्व के जगह। पूर्व संधि, पूर्व सवर्ण संधि में हमने क्या पढ़ा? पूर्व का सवर्णी वर्ण होगा। तो पूर्व का सवर्णी वर्ण कहाँ होगा? बाद वाले की जगह। तो पर सवर्ण संधि में हम क्या करेंगे? पर मने बाद वाले वर्ण का सवर्णी वर्ण कहाँ होगा? पूर्व की जगह। तो इसमें 2 वर्ण जो विशेष रूप से है तो बल्कि एक ही, लेकिन 2 जो चीज है उसको हम पर सवर्ण के लिए अलग से छाट के पढ़ें। अवगतम। तो पहला जो इसमें नियम आता है पर सवर्ण का, वो सूत्र है तोरली। क्या सूत्र है? तोरली। अब ये ध्यान रखिए कि ये छोटे छोटे शब्द हैं और ये छोटे छोटे नियम और अधिकतर प्रयोग में भी आता है, इसीलिए इसको ध्यान रखिए। और बात इसमें कुछ नहीं है, थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है। ये सीधा वर्ण क्या करता है? तवर्ग के बाद ल होने पर, तवर्ग के बाद ल होने पर परसवर्ण करेगा। अवगतम। तोरली सूत्र क्या करेगा? तवर्ग के बाद ल होने पर परसवर्ण करेगा। अब यहाँ बिना किसी ज़्यादा उलझन में पड़े तवर्ग को हमें परसवर्ण करना है। कब करना है? ल बाद में रहने पर करना है, ये ध्यान रखना है। अब हम परसवर्ण यहाँ क्या करेंगे? तवर्ग के जगह ल बाद में रहने पर, तो सीधा सीधा ध्यान रखिए कि कोई भी तवर्ग का वर्ण होगा तो परसवर्ण ल ही होगा। क्या होगा? अर्थात ल बाद में जो है उस लकार के रहने पर तवर्ग का कोई भी वर्ण होगा तो उसके जगह भी लकार हो जाएगा, तो डबल लकार होगा, 2 ल एक साथ प्रयोग हो जाएंगे। अवगतम। तो यहाँ पूर्व पर में वर्ण कौन था? ल। तो उसी ल को हमने पूर्व वर्ण के आधार पर कर दिया। अब पूर्व वर्ण यहाँ तय कर दिया है कि तवर्ग का ही होना चाहिए। तो तोरली सूत्र का सीधा सीधा अर्थ क्या निकालेंगे कि तोह मने तू, तू के षष्ठी के एक वचन में होता है तोह, और तू का मतलब क्या समझते हैं? तवर्ग। तो तोह का मतलब हो गया तवर्ग के स्थान में परसवर्ण होता है। तवर्ग के स्थान में परसवर्ण होता है ल बाद में होने पर। ये सूत्र का अर्थ है। अब ये अर्थ तो केवल इतना हुआ कि परसवर्ण होता है, और परसवर्ण होगा क्या, ये तो हम उच्चारण स्थान मिला करके जो हमारी प्रक्रिया है उस आधार पर करते हैं। तो उसको हमको संक्षेप में ध्यान में रखना है
कि ये जो परसवर्ण होता है वह परसवर्ण लकार ही होगा। अवगतम। तो जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, हमने कहा तत् प्लस लयः, या मान लीजिए हमने कहा तद प्लस लयः। स्थिति क्या बनी? तद प्लस लयः। तो तद में वर्ण कौन होगा? द। आगे वर्ण कौन हो गया? लय में ल। तो तद प्लस लय, इस स्थिति में ल अक्षर बाद में है, तो बाद में होने के कारण पूर्व में जो वर्ण है द, उसके जगह भी क्या हो जाएगा? ल। स्थिति क्या बन गया? तल्लयः, है ना। अब तल्लयः प्रयोग ध्यान में है। इसी तरह से मान लीजिए हमने आपको पूछा, अच्छा बताओ तल्लीन, तल्लीन हो गया, इसका संधि विच्छेद करो, तो तद प्लस लीन बराबर तल्लीन। अवगतम। इसी तरह से प्रयोग आता है विद्वान प्लस लिखति। तो विद्वान में क्या है? न। आगे लिखति में क्या है? ल। तो न के जगह भी परिवर्तन क्या हो जाएगा? ल। अब चूंकि न क्या है? अनुनासिक वर्ण है, इसी तरह से उसको जो परसवर्ण भी होगा ल, वो भी अनुनासिक ही होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि उस अनुनासिक वर्ण को, चूंकि अनुस्वार पूर्व वर्ण के स्थान पर आ जाता है, तो विद्वा में जो है आ के ऊपर में, माने द्वा के ऊपर में हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं, है ना। तो प्रयोग क्या बनेगा? विद्वान लिखति। तो विद्वान आगे लिखति है, न बदल गया ल में, अब स्थिति बनी विद्वा ल लिखति। अब चूंकि ल अनुनासिक वर्ण है, इसीलिए उसके ऊपर में चंद्र बिंदु आ जाएगी, तो स्थिति क्या होगा? विद्वान लिखति। अवगतम। तो तल्लीनः, तल्लयः, हैं, तल्लकारः। डबल ल कहीं भी दिख रहा हो तो समझ जाए यहाँ पूर्व में जो तवर्ग का वर्ण था उसको हमने परसवर्ण कर दिया कौन? ल। अवगतम। तो एक तो परसवर्ण का ये नियम है, लेकिन एक जो मुख्य परसवर्ण का उदाहरण आता है वो आता है अनुस्वार को परसवर्ण विधान करना। अनुस्वार के स्थान पर हम परसवर्ण वर्ण करते हैं। अवगतम। तो अनुस्वार का परसवर्ण वर्ण होगा। समझ में आ रही बात? तो मूल जो उदाहरण परीक्षा में प्रायः पूछता है वो अनुस्वार को जो परसवर्ण हम करते हैं वो वाला उदाहरण आता है, लेकिन अनुस्वार किसके जगह होता है? म के जगह या न के जगह। अनुस्वार कहाँ होगा? म के जगह या न के जगह अनुस्वार होता है। इसीलिए हमें पहले कहाँ हम अनुस्वार करेंगे, ये सूत्र, वो नियम को हमें एक बार ध्यान रखना है। अवगतम। समझ में आ रही बात की नहीं? क्या किसको हम अनुस्वार करने जा रहे हैं? परसवर्ण करने जा रहे हैं अनुस्वार को। अनुस्वार होता कहाँ है? मकार के जगह और नकार के जगह। तो मकार और नकार के जगह पहले हम अनुस्वार एक बार सीख लें, तो फिर हम उसको परसवर्ण करेंगे। इसीलिए अनुस्वार को परसवर्ण करने से पहले हमें अनुस्वार होने वाला करने वाला जो सूत्र है वो एक ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उस सूत्र को हम पहले एक बार देखें। तो ये आपका क्रम यहाँ कुछ हम चेंज कर रहे हैं आपकी किताब में जो लिखा है उसके आधार पर। तो पहला जो अनुस्वार होता है वो अनुस्वार करने वाला एक सूत्र है जिसको हम अनुस्वार संधि के नाम से भी बता रहे हैं। अनुस्वार संधि के नाम से हम आपको कह रहे हैं। तो अनुस्वार संधि के द्वारा पहले हम अनुस्वार कहाँ करते हैं इसको हम पहले एक बार समझ लेते हैं। अवगतम। तो
अनुस्वार करने वाला सबसे पहला सूत्र है मोनुस्वारः। क्या सूत्र है? मोनुस्वारः। अब यहाँ पहले ध्यान दीजिए, मोनुस्वारः ये सूत्र है, इसको पहले हम लेते हैं क्योंकि प्रकरण में परसवर्ण एक साथ समझ ले इसलिए। तो पहला जो अनुस्वार करने वाला सूत्र है उसके लिए केवल ध्यान दीजिए कि ये केवल म को अनुस्वार करता है। तो म को अनुस्वार हम कहाँ करेंगे ये हमको पहले अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो अब ये सूत्र है हमारा मोनुस्वारः। मोनुस्वारः जो सूत्र है इसको यदि हम अलग अलग करेंगे, स्थिति है मह अनुस्वारः। मह अनुस्वारः। इस सूत्र में ध्यान रख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाए। एक हली पद की अनुवृत्ति आती है पूर्व सूत्र से, हली पद की अनुवृत्ति आती है पूर्व सूत्र से, अवगतम। तो इस सूत्र में अर्थ होता है मह, माने षष्ठी विभक्ति है म शब्द की, म हलंत लिखते हैं व्यंजन वर्ग, उसके स्थान पर षष्ठी विभक्ति करेंगे मह, माने म के स्थान में। अनुस्वारः ये प्रथमांत पद है, इसका मतलब कार्य होगा, क्योंकि अनुस्वार शब्द अकारांत है तो प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा। तो क्या बनेगा? मह अनुस्वारः, म के स्थान में अनुस्वार होता है। कब? तो अब यहाँ एक अर्थ निकल गया हली, हल बाद में रहने पर। दूसरा क्या है, इस सूत्र में पदांत की अनुवृत्ति आती है। तो पदांत की अनुवृत्ति आ जाएगी तो पदांत जो है वो म के साथ जुड़ेगा। तो इसका अर्थ अब आप क्या करेंगे, ध्यान रखिए, पदांत मकार के स्थान में। इस सूत्र का जो सही अर्थ होगा क्या निकलेगा? पदांत मकार के स्थान में, अर्थात किसी भी पद के अंत में जो म रहेगा उस म के स्थान में अनुस्वार होगा। कब? हल वर्ण बाद में रहने पर, अवगतम। तो ये सूत्र किसको अनुस्वार करेगा? केवल मकार को। किसको करेगा? केवल मकार को। कहाँ करेगा? पदांत में। कब करेगा? हल वर्ण बाद में रहने पर, अवगतम। तो हल वर्ण बाद में रहने पर जब करेगा तो अब सीधा सीधा इसमें है, कोई इसमें ज़्यादा समझने की और कोई बात नहीं है, सीधा सूत्र है, सीधा अर्थ कर रहा है। अब आप कोई भी प्रयोग बनाते हो, और अधिकतर हम जब संधि करते हैं तो हम इस प्रयोग में गलती करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में नियम नहीं रहने से हम समझते हैं कि कोई बात नहीं, चाहे म लिखो चाहे अनुस्वार लिखो बराबर बात, लेकिन ये ठीक नहीं है। अब इसको जब आप एक चीज़ सामान्य नियम से भी याद रख सकते हैं कि जब आपने ये तय कर लिया क्या कि हल बाद में रहने पर ही अनुस्वार होगा म के स्थान में, इसका मतलब ध्यान दीजिए, कभी भी किसी भी शब्द के बाद यदि मकार के बाद अच वर्ण कहीं भी रहेगा उसको कभी भी अनुस्वार हम नहीं करेंगे। नहीं समझ में आ रही बात? जैसे मान लीजिए हमने कहा फलम प्लस अस्ति, तो फलम अस्ति में ये अलग अलग दो पद है, तो दो पद है, तो यहाँ फलम में म जो है पद के अंत में है, तो फलम म पद के अंत में है, तो अब यहाँ फलम प्लस अस्ति। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो म को अनुस्वार होता है वो मोनुस्वार कहा कि म के बाद हल वर्ण होने पर, और यहाँ क्या है, अस्ति में अ है, तो यहाँ अच होने के कारण कभी भी म को अनुस्वार नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे अनुस्वार दे करके लिख देते हैं फलम अस्ति। तो फलम अस्ति इस तरह से जब भी कभी हम लिखेंगे इसका मतलब क्या है, ये गलत प्रयोग होगा।
अशुद्ध है। इसीलिए म जा कर के भले ही अ से मिल जाएगा तो फलम अस्ति हम बोलेंगे, लेकिन हमने प्रयोग किया कि ग्रामम आगे गच्छति है। मान लीजिए ग्रामम आगे गच्छति है। अब यहाँ ग्रामम में क्या है, म, आगे क्या है, गच्छति में ग। अब गच्छति में ग है तो कभी भी ये म के रूप में नहीं रहेगा, ये अनुस्वार के रूप में होगा। अनुस्वार कहाँ होगा, पूर्व वर्ण के जगह पर। तो पूर्व वर्ण के जगह पर जब हो जाएगा तो इसका प्रयोग क्या बनेगा, ग्रामम। तो क्या होगा, ग्रामम गच्छति, यही तो बनेगा प्रयोग। समझ आ रहा है। तो इसका प्रयोग हम वैसे भी बोलचाल में ज़्यादा करते हैं। जैसे हम बोलते हैं, मान लीजिए अहम कथयामि, अहम वदामि। अहम, अहम में क्या है, म। तो यदि अहम आगे वदामि में व बोल रहे हो तो वो व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण होने के कारण क्या हो जाएगा, अहम में म जो है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। अहम वदामि। अवगतम। हमने कहा हरिम वंदे, हरि को प्रणाम है। गणेशम वंदे, तो हरिम में क्या है, म। हरि को द्वितीया के एकवचन में हरिम। अब यहाँ जो म है उसके बाद वर्ण कौन हो गया, वंदे में वो। तो वंदे में वो है तो स्थिति क्या बनेगी, हरिम वंदे, अनुसार हो जाएगा। अब यहाँ एक ध्यान रखना है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि मान लो केवल पद है हरिम या रामम, केवल इतना है। तो आपने नियम पढ़ा पदांत मकार के स्थान में अनुस्वार होता है, तो पदांत मकार हो गया तो पदांत है ही रामम हरिम, स्वतंत्र पद। लेकिन यहाँ कभी भी हम अनुस्वार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि बाद में हल चाहिए हमको। तो जहाँ स्वतंत्र पद रहेगा वहाँ तो अंत में म ही रहेगा। रामम, फलम, ज्ञानम। लेकिन हम बोलेंगे ज्ञानम वर्तते, तो ज्ञानम वर्तते में वह आते ही मौज किस में जाएगा, अनुस्वार में। और ज्ञानम अस्ति, तो न ज्ञानम में मौ जो है वो सीधे अस्ति से मिलेगा। तो ये एक सूत्र है जो कह रहा है कि पदांत में, जैसे हम कहते हैं धर्मम चर, तो धर्मम में क्या है, म। आगे चर में क्या है, च, और वो व्यंजन वर्ण है। इसीलिए म हमेशा किस में बदलेगा, अनुस्वार में। तो धर्मम चर है। एवं कृत्वा, तो एवं में क्या है, वो म। उसके बाद में क्या है, कृत्वा में क, व्यंजन वर्ण है। तो इसीलिए म किस में जाएगा, अनुस्वार में। क्या बनेगा, एवं कृत्वा। अवगतम। समझ में आ रही बात कि नहीं। अब इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी किसी भी पद के अंत में यदि म है, उस म के बाद यदि व्यंजन वर्ण आता हो तो म अनुस्वार में बदलेगा। इसीलिए हम अब जो दिमाग में बैठा है कि चाहे अनुस्वार करें चाहे म करें एक ही बात है, तो एक ही बात नहीं है। हम अहम पठामी में, अहम में अनुस्वार लगा करके जब बोलेंगे तभी वो वाक्य सही है, क्योंकि अहम के बाद पठामी का प है, अहम पठामी। अब वो अलग बात है कि हम परसवर्ण कर देंगे तो फिर म में बदल जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी जो हमारा अनुस्वार संधि है, ये अनुस्वार संधि तो यही कहेगा कि भैया यहाँ अनुस्वार होगा। तो एक नियम तो ये है जो म को करता है। तो आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है कि ये सूत्र केवल म के जगह करता है और पदांत में करता है। ये दो बातें ध्यान रखिए। अवगतम। इस तरह से मकार को अनुस्वार करने वाला ये सूत्र है। हमने आपको कहा था कि अनुस्वार मकार के भी जगह होता है और नकार के भी जगह होता है। तो मो और नो दोनों के जगह अनुस्वार करने वाला अलग सूत्र है। तो वो सूत्र एक विशेष बात और करता है। क्या करता है विशेष बात, कि वो अपदांत में करता है। समझ में आ रही बात की नहीं। तो इसका मतलब ये जो मोनुस्वार सूत्र है ये तो पदांत वाला था। अब अपदांत में, अपदांत, अपदांत म और न के स्थान में अनुस्वार। तो इसमें
अपदांत मकार और नकार के स्थान में अनुस्वार करने वाला जो सूत्र है वह है नश्चापदान्तस्य झलि। क्या सूत्र है? नश्चापदान्तस्य झलि। अवगतम। अब इस सूत्र में देखो, चूंकि मोनुस्वार में म पहले से है तो म तो वहाँ से आ जाएगा, तो इसका अर्थ हो गया नह च अपदान्तस्य। अलग अलग करेंगे, स्थिति क्या होगी? नह च अपदान्तस्य। तो नह च अपदान्तस्य, तो च से पकड़ेंगे हम किसको? म को, पहले वाला जो सूत्र बताया था, और नह है ही न के स्थान में, तो इस सूत्र का अर्थ हुआ नकार और मकार के स्थान में। क्या अर्थ हुआ? नकार और मकार के स्थान। कैसा नकार और मकार होना चाहिए? अपदान्तस्य, पदांत से भिन्न, अर्थात किसी पद के बीच में। और पद को समझाने के लिए मैंने आपको कहा था कि जहाँ अलग अलग किया हुआ लगे कि ये दोनों के जुड़ने के बाद भी हम प्रयोग करते हैं, तो समझ जाइएगा कि अपदांत में। अवगतम। तो इस तरह से इस सूत्र का अर्थ निकला कि नका अपदांत माने पदांत से भिन्न नकार और मकार के स्थान में अनुस्वार होता है। अनुस्वार भी पुरुष, लेकिन कब होता है? तो इसमें निमित्त में बदलाव कर दिया। झलि, झल प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर। पहले सूत्र में क्या था? हलि, हल वर्ण बाद में होने पर। और इसका मतलब हल में से बहुत सारे सूत्रों को इसमें से हल प्रत्याहार में से छांट दिया। तो कहता है यदि झल प्रत्याहार का वर्ण हो, तो झल प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहने पर पदांत से भिन्न जो मकार और नकार, उसकी जगह अनुस्वार होगा, दोनों की जगह। अवगतम। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आपके सामने में लिखा है आक्रम प्लस स्यते। अब ये देखिए कि ये आ उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु का लृट लकार में आत्मने पद के प्रथम पुरुष के एक वचन में रूप बनता है आक्रंस्यते। तो आक्रंस्यते ये एक प्रयोग है, अलग अलग प्रयोग नहीं होता। प्रकृत प्रत्यय का अलग प्रयोग नहीं होगा, लेकिन यहाँ मूल धातु कौन था? क्रम। तो आक्रम एक हो गया। आगे क्या है? स्यते। अब स्यते जो है ये स क्या है? व्यंजन वर्ण है, झल में आ गया। और आक्रम में जो म है ये कहाँ है? अपदांत में। तो अपदांत मकार होने के कारण, आगे झल वर्ण होने के कारण अब ये म किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। अनुस्वार में बदल जाएगा तो क्या बनेगा? आक्रंस्यते। अवगतम। अब इसी तरह से जैसे हम बोलते हैं मनांसी, चेतांसी, तो मनस शब्द के प्रथमा के बहुवचन में रूप बनेगा मनांसी, मनांसी। अब ये मनांसी जो है, इसमें हम अलग अलग जब करते हैं तो मनान प्लस सी, चेतांसी करेंगे तो चेतान प्लस सी। चेतान प्लस सी कैसे है? तो जस प्रत्यय के स्थान में सी आदेश करते हैं। ये सब प्रक्रिया हम बाद में बढ़ाएं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी नपुंसक वाले शब्द हैं, सकारांत है ना, ऐसे सकारांत शब्द के प्रथमा के बहुवचन में चेतांसी, मनांसी, ये सब सारे प्रयोग बनते हैं। अवगतम। तो यहाँ स्थिति क्या है? चेतानो प्लस सी। अवगतम। यसान प्लस सी, मोनान प्लस सी। तो सब जगह देख रहे हैं हम क्या है? मनान। और मनान अलग से ऐसा प्रयोग नहीं करते, सी अलग से स्वतंत्र ऐसा प्रयोग नहीं करते। तो इसका मतलब यहाँ क्या है? अपदांत है। और अपदांत होने के कारण यहाँ इस न को भी हम अनुस्वार में बदलेंगे तो बोलेंगे चेतांसी। क्या बोलेंगे? मनांसी। तो न अनुस्वार में बदल करके प्रयोग होगा, तो चेतांसी, मनांसी इत्यादि ये सारे प्रयोग बनेंगे। अवगतम। तो इस तरह से यहाँ चेतांसी या मनांसी ये जो प्रयोग है,
इस स्थिति में हमने पदांत नहीं है यहाँ, क्योंकि दोनों मिल कर के जुड़ेगा, तो पद के बीच में आ गया ये न, तो पद के बीच में होने के कारण अनुस्वार में बदल जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगा? मनांसी चेतांसी, इसी तरह से। अवगतम? तो ये हमको अनुस्वार करने वाला ये दो सूत्र है, समझेंगे ना। तो जहाँ अनुस्वार होगा उसको हम कहेंगे अनुस्वार संधि है। लेकिन हमारी मूल बात क्या चल रही थी? परसवर्ण की। तो हम अनुस्वार को परसवर्ण जो करेंगे वो हमको ध्यान रखना है। अवगतम? तो उस चीज़ को हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि अब हमारा जो मूल है कि पहला तो एक आपने पढ़ा कि तवर्ग को परसवर्ण कब होता है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अनुस्वार को परसवर्ण, अनुस्वार को परसवर्ण। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अनुस्वार के स्थान में बाद में जो वर्ण रहेगा उसका सवर्णी वर्ण हमको करना है। बाद में जो वर्ण रहेगा उसका हमको सवर्णी वर्ण करना है। अवगतम? अब ये ध्यान रखिए कि अनुस्वार जो होता है उसको परसवर्ण करने वाला दो सूत्र है। तो एक सूत्र तो जो है वो पदांत में और एक सूत्र अपदांत में करेगा। अपदांत में परसवर्ण। अवगतम? अब अपदांत में परसवर्ण करेगा, है ना। अब इसको आप ध्यान दीजिए कि किसको परसवर्ण करने जा रहे हैं? अनुस्वार वर्ण को। इसके जगह पर में बाद में जो वर्ण होगा उसका सवर्णी वर्ण करना। और ये काम दो जगह होंगे। कहाँ? पदांत में और अपदांत में। अब इसमें यही थोड़ा सा पहले स्पष्ट ज्ञान के लिए समझ लीजिए। पदांत में जो काम होगा वो काम विकल्प से होगा। पदांत में जो होगा वो काम विकल्प से होगा। अवगतम? अर्थात एक पक्ष में अनुस्वार होगा और एक पक्ष में अनुस्वार नहीं होगा। तो पहले हम दोनों में से किसी को भी पढ़ सकते हैं। तो आपको केवल अभी क्या ध्यान रखना है? अनुस्वार को जो परसवर्ण होगा वो पदांत में भी होगा और अपदांत में भी होगा। पदांत में जो होगा वो विकल्प से होगा। इसका मतलब क्या निकल गया कि अपदांत में जो होगा वो नित्य होगा। अपदांत में होगा तो क्या होगा? नित्य होगा। तो वो अपदांत में, तो आप ध्यान देखिए कि अपदांत में और नित्य परसवर्ण। अपदांत में नित्य परसवर्ण। अपदांत में नित्य परसवर्ण करने वाला सूत्र है अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः। अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः, ये सूत्र है। अब इसका अर्थ भी सीधा सीधा है, कुछ है ही नहीं झंझट। तो ययि केवल अनुस्वार से बने अनुस्वार के स्थान में। कब? ययि, यय प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर। यय क्या है? प्रत्याहार। तो यय प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक? हाय बरट के य से लेकर के कपय के य तक जो वर्ण होगा उसे हम यय प्रत्याहार कहेंगे। तो अनुस्वार के बाद यदि यय प्रत्याहार का वर्ण होगा तो अनुस्वार को क्या होगा? परसवर्ण। और परसवर्ण क्या होगा? तो पर में जो भी वर्ण होगा, ध्यान रखिएगा, चूंकि अनुस्वार अनुनासिक वर्ण है तो अनुनासिक वर्ण के जगह परसवर्ण जो होगा, बाद का जो सवर्णी होगा वो कोई अनुनासिक ही होगा। और अनुनासिक हमेशा उसका पांचवा अक्षर होगा। अनुनासिक हमेशा क्या होगा? पांचवा अक्षर।
बात समझ में आ रही बात की नहीं? अवगतम? लेकिन ये काम परस्पर नित्य करना है। उदाहरण से तौर पे देखो, अब मान लीजिए कि हम प्रयोग देखते हैं कि यहाँ स्थिति है शाम प्लस त, यह प्रयोग है शाम प्लस ती। तो पहले तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि क्या हम शाम ऐसे हलंत अलग प्रयोग नहीं करते, तह अलग प्रयोग नहीं करते, ये भी अलग नहीं प्रयोग करते, ये भी अलग प्रयोग नहीं करते। तो पहले तो दिमाग लगाइए कि यहाँ कौन सा सूत्र आ सकता है। तो हमने पहले पढ़ा है सूत्र 9 क्या, नश्चापदान्तस्य झलि, क्योंकि अपदांत में नकार मकार को अनुस्वार करेगा। तो यहाँ अपदांत है कि नहीं है? तो अपदांत है तो इसका मतलब पहले इसको क्या बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा। तो अनुस्वार में जब बदलेगा तो स्थिति क्या बनेगी, शाम प्लस तह, ये तो बनेगा। अब ये शाम प्लस तह, तो हम कहेंगे कि ये शांतः प्रयोग बन जाएगा। लेकिन हम नियम अभी क्या देख रहे हैं कि यदि अपदांत हो तो अनुस्वार परसवर्ण में बदलेगा। नियम तो ये कह रहा है, तो ये अनुस्वार वाला प्रयोग कैसे सही होगा आपका? ये अनुस्वार वाला गलत है। इसका मतलब शांतः ऐसा यदि हम लिख रहे हैं तो ये क्या है, गलत है। तो यहाँ चूंकि अपदांत है, एक पद शांत हम बोलते हैं, तो अपदांत होने के कारण यहाँ अनुस्वार वर्ण कौन हो गया, शाम में म अनुस्वार, और आगे जो त है ये य प्रत्याहार में आता है, हाइवरट के य से लेकर के। इसका मतलब इस अनुस्वार को परसवर्ण बदलेंगे तो क्या होगा, तकार का 5वां अक्षर। तो तकार का 5वां अक्षर होगा तो क्या प्रयोग बनेगा, शांतः। इसका मतलब शुद्ध रूप क्या है, ये शांतः। इसका मतलब यहाँ भी शुद्ध रूप क्या बनेगा, शांति ही, ये शुद्ध रूप है। हम यदि ये कर ले कि भैया ये शाम प्लस ती शांति ही, तो ये प्रयोग गलत है, ये प्रयोग गलत है। अवगतम? प्रयोग क्या है, ये सही है, ये सही है संधि की दृष्टि से। अवगतम? तो शांति ही, समझ में आ रही बात की नहीं? इसी तरह से कहीं भी हमको ये ध्यान रखिए, ये केवल कोई ज़रूरी नहीं है, बाद में जो भी वर्ण होगा भाई, बाद में मान लीजिए कबर का वर्ण आ जाएगा, तो कबर का वर्ण आ जाएगा तो कबर को क्या हो जाएगा, परसवर्ण 5वां वर्ण न होगा। समझ में आ रही बात की नहीं? तो इसीलिए हमको एक तो ये ध्यान रखना है कि अनुस्वार को परसवर्ण जब हम करेंगे तो वो शांति ही है। हमने कहा शांति ही, तो छाम प्लस ती। अब इसमें जो दूसरा जो नियम है, अवगतम, दूसरा नियम जो है वो क्या करेगा, विकल्प से और पदांत में करेगा। उसको बताने के लिए नियम है वा पदांतस्य। क्या नियम है, वा पदांतस्य। अब ये कहेगा कि पदांत अनुस्वार को, पदांत अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण होगा, विकल्प से परसवर्ण। अवगतम? अब विकल्प से परसवर्ण होगा अर्थात एक पक्ष में अनुस्वार वाला भी रूप बनेगा और एक पक्ष में परसवर्ण भी होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, अब जैसे देखिए हमारे पास स्थिति ये है, त्वम आगे करोसी, त्वम करोसी ये प्रयोग है, तुम करते हो। अब ये त्वम करोसी जो है, तो ये त्वम क्या है, प्रथमा के एकवचन का बना हुआ रूप है, इसीलिए क्या है, पदांत है। पदांत होने से अनुस्वार हो जाएगा, तो अनुस्वार हो जाएगा तो स्थिति क्या बनेगी, त्वम प्लस करोसी, त्वम करोसी। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए कि चूंकि ये पदांत में है, तो पदांत में वा पदांत से क्या कहता है कि पदांत अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण होगा। तो यहाँ बाद में वर्ण कौन है, क, और ये त्वम भी है अनुस्वार पदांत में, तो हम यहाँ परसवर्ण कर देंगे। तो परसवर्ण कर देंगे तो अनुस्वार की जगह 5वां वर्ण हो जाएगा क वर्ग का।
तो पांचवा वर्ण हो जाएगा, तो स्थिति क्या बनेगी? त्वं करोषि, ये तो बनेगा। समझ आ रही बात कि नहीं यार? हैं, त्वं आगे करोषि, तो इसका मतलब हमको ये ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं ग्रामम आगे गच्छति है, ग्रामम आगे गच्छति है, तो ग्रामम आगे गच्छति है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ गच्छति का जो ग है वो बाद में आ गया, तो बाद में आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा? अनुस्वार परसवर्ण में बदलेगा। तो ग्रामम में जो ङ है, अनुस्वार ग, अनुस्वार जो है उसको ङ में बदलेंगे, ग्रामं गच्छति ये भी प्रयोग बन सकता है, और ग्रामम गच्छति ये भी प्रयोग बनेगा, क्योंकि ग्रामम पदांत में। बात समझ में आ रही बात की? तो इस तरह से अब हमको ध्यान में ये रखना है। अब जैसे हमने आपको प्रयोग पूछ दिया, परीक्षा में पूछेगा कि बताइए कि आपने जब पढ़ा है तो ये दोनों इस प्रयोग में से कौन सा सही है? संतोष और संतोष, संतोष और संतोष, मतलब हम संतोष और संतोष, दोनों में से सही कौन सा होगा? तो ध्यान रखिए, यहाँ आपके दिमाग में बात बैठी है कि जहाँ तोड़ करके अलग अलग बोला नहीं जाता है वो अपदांत है, तो संतोष हम एक साथ प्रयोग करते हैं, इसीलिए ये अपदांत है। और अपदांत में नित्य संधि होती है परसवर्ण अनुस्वार को। इसका मतलब जैसे हमने शांति ही पढ़ा है कि शांति ही प्रयोग सही है, उसी तरह से प्रयोग संतोष ही शुद्ध होना चाहिए, है ना। और पदांत में हमने विकल्प से पढ़ा है, त्वं करोषि भी सही है और त्वं करोषि भी सही है। तो इस तरह से यहाँ दोनों में से क्या सही है? तो सामान्य दृष्टि से हमको लगता है कि संतोष ही सही है, ये अनुस्वार वाला संतोष ठीक नहीं है, लेकिन दोनों ही सही है, ये ध्यान रखना। ये भी प्रयोग होगा और ये भी प्रयोग होगा। क्यों होगा? तो इसके लिए आप समझ लीजिए, संस्कृत में जितने भी उपसर्ग हैं, संस्कृत में जितने भी उपसर्ग हैं सभी अपने आप स्वतंत्र पद हैं। तो संस्कृत में उपसर्ग स्वतंत्र पद माने जाते हैं, इसीलिए उपसर्ग में सम में जो म है ये पदांत का म है, और पदांत का जब म है तो अनुस्वार होगा, हल वर्ण पड़े रहने पर सम प्लस तोष। अब जब अनुस्वार हो गया तो चूंकि ये पदांत का अनुस्वार है और पदांत के अनुस्वार को हम विकल्प से करते हैं परसवर्ण, तो विकल्प से परसवर्ण करते हैं, इसीलिए यहाँ एक पक्ष में अनुस्वार वाला भी रूप बनेगा संतोष, और दूसरे जगह आपका परसवर्ण वाला भी रूप बनेगा नकार के साथ संतोष। तो ये उपसर्ग के जगह पर तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन बाकी यदि मान लीजिए कहीं आपको लगे कि नहीं दोनों शब्द जुड़ने के बाद में ही एक साथ प्रयोग होता है, तो वहाँ हमेशा अपदांत होने के कारण नित्य परसवर्ण होगा। अवगतम? जैसे मान लीजिए हम कहता मंदिरम, तो मम आगे दिरम, अब मम जो है भैया ये अलग से बोला नहीं जाता है, तो मंदिर एक ही शब्द है, तो हमेशा म जो होगा उसके ऊपर में अनुस्वार प्रयोग करते हैं, तो वो प्रयोग ठीक नहीं है। म के जगह न का प्रयोग होकर के प्रयोग बनेगा मंदिरम। हमने कहा अंकितः, तो अम आगे क्या है? किता है, तो वहाँ अम अनुस्वार जो है वो क के वर्ण में जाकर के मिला, तो क्या प्रयोग बनेगा? अंकितः। तो इस तरह से
अब ये जो अनुस्वार संधि वाला प्रयोग है, इसी प्रयोग में से परीक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है। हमने कहा गुम्फितः, तो गुम्फितः, अब ध्यान दे लीजिए जरा, मैं आपको जो उदाहरण बता रहा था, अब हमने प्रयोग किया अहम पठामि, प्रयोग क्या किया, अहम पठामि, जरा ध्यान दीजिए। तो अहम आगे पठामि, ये शुद्ध बनेगा, क्योंकि अहम में जो म है वो अनुस्वार में बदलेगा, क्योंकि पदांत है। अब यहाँ आगे प होने के कारण अनुस्वार अहम पठामि बन गया। अब ये जो अहम पठामि है, जरा ध्यान दीजिए, ये पदांत में है अहम, आगे क्या है पठामि में प, तो अब यहाँ भी अनुस्वार को परसवर्ण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने नियम क्या पढ़ा, पदांत में हो तो पदांत में जब होगा तो यहाँ पदांत में अनुस्वार है ही, इसको विकल्प से हम परसवर्ण करेंगे। तो जिस पक्ष में परसवर्ण नहीं होगा उस पक्ष में तो अहम पठामि रूप ठीक है, लेकिन जिस पक्ष में परसवर्ण होगा तो पर में बाद में वर्ण कौन है, प, तो प का पांचवा अक्षर हो जाएगा, तो फिर इसका प्रयोग क्या बनेगा, अहम पठामि, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, अहम पठामि यही प्रयोग बनेगा, क्योंकि म अनुस्वार वही, जैसे त्वं करोषि में आपने क के पांचवा अक्षर को कर दिया था, इसी तरह से अहम पठामि में वर्ण कौन है, प, तो प का पांचवा अक्षर होगा, प का पांचवा अक्षर कौन होगा, म। तो इसको हम ऐसा भ्रम में नहीं पढ़ना है, अहम पठामि ये भी बोल सकते हैं, इसी को हमने एक साथ मिला करके बोल दिया तो अहम पठामि लिखा। तो अहम पठामि जो है यह भी प्रयोग सही है। कब सही है, जब हम परसवर्ण किए है अनुस्वार को, अवगतम, अन्यथा तो हमें मोनुस्वार के नियम के हिसाब से, तो जैसे हम ये प्रयोग बोलते हैं तो यही होना चाहिए ठीक, लेकिन अब हमने कहा कि नहीं नहीं, अनुस्वार ये जो है ये पदांत में है, तो पदांत में परसवर्ण विकल्प से होता है, तो यदि हम प के रहने पर अनुस्वार को परसवर्ण करेंगे तो पांचवा वर्ण हो जाएगा म, तो म होकर के अहम पठामि ये भी प्रयोग सही है। अवगतम, तो ऐसे जो कुछ वर्ण हैं जिसमें हमको ये ध्यान रखना है कि परसवर्ण होगा, वहाँ तो दोनों रूप बनेंगे। अवगतम, तो इस तरह से हमारा यह जो है परसवर्ण का संधि पूरा हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए कि यहाँ प्रयोग करना है अनुस्वार, और अनुस्वार को परसवर्ण, परसवर्ण करके ये प्रयोग बन गया। इस तरह से हम ये सारे संधि को पढ़ें। अब इस हल संधि में एक विशेष प्रकार की संधि है जिसे हम आगम संधि कहते हैं, माने वहाँ हम कोई बीच में दूसरा वर्ण ले आएंगे, जिसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, कल करेंगे। तो आज के पाठ तक, क्योंकि ज़्यादा पाठ हो जाना भी ठीक नहीं है, तो आप लोग इसको पढ़िए। आज हमने इस तरह से अनुस्वार संधि भी देखा, परसवर्ण भी संधि भी देखा, इन सारे पुरुषवर्ण देखा, इन सब का प्रयोग करते हुए आगे का प्रयोग करेंगे। अवगतम, चलिए धन्यवाद, यहीं कल कक्षा को विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे।